हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एनएसईपी का पेपर 2021 वाला। इसमें आपको 32 क्वेश्चन करने थे इस पार्ट में। और अगर हम बात करें कि पेपर आया कैसा था, पेपर ऐसा था कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, आप कैसे एक अच्छी तो अगर हम उसकी बात करें तो आप याद है तो कोई क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। स्पेसिफिकली लेंदी था, ठीक है, तो इस वजह से अकॉर्डिंगली गई थी। ठीक है, कई क्वेश्चन थोड़े विवादित भी थे, उन पर भी बात करेंगे अपन। बाकी आपको बस 32 क्वेश्चन करने थे। ये 1 घंटे का शायद इसमें समय दिया था, 60 मिनट पर लिखा हुआ है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस अच्छा ये बता, शायद कोड में उस टाइम पर पेपर हुआ होगा। हम जो कोड यूज कर रहे हैं एक बार मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। वो कोड का नंबर है 61। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 61 कोड नंबर का पहला सवाल आपके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत आसान सवाल। ठीक है, ये सवाल आपके हो जाने चाहिए आसानी से और ज्यादा टाइम आप इनमें ना लें तो। If speed of light c, Planck's constant h and gravitational constant g are chosen as fundamental quantities, dimension of time in this system of unit is, dimension of time पूछा। Let's say इस यूनिट में डायमेंशन ऑफ टाइम छोड़ो, टाइम डिपेंड कर रहा है आपके क्या क्या दिया हुआ आपको। स्पीड ऑफ लाइट की पावर a पर, प्लैंक कांस्टेंट अगर मैं ले लूं, ठीक है, h से ले लेते हैं। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस तरह से। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा t बराबर कोई कांस्टेंट के, c की पावर a, h की पावर b, g की पावर c। अगर मैं इनके डायमेंशन देखूं तो c का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या लिखूंगी मैं इसको, lt-1। ठीक है, अगर मुझे h का देखना है तो वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम इनटू लैम्डा। अगर इसका मुझे देखना है मोमेंटम कितना होता है अपना, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कितना आएगा आपके पास, m1 इनटू वेलोसिटी है इनटू लैम्डा के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास L2t-1। आई होप अगर अब आप PYQs चेक कर रहे हो, PYQs देख रहे हो, तो मतलब आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है। उसके बाद आप इनको करोगे, इनके साथ सॉल्व करोगे, साथ साथ सॉल्व करो तो पॉज करके सॉल्व करो। बट ये मेरा आपको पहले से सजेशन रहेगा कि फुल पेपर है, PYQs है, इनका सबसे ज्यादा निचोड़ आप तब यूज कर पाओगे जब आप इनको एक बार पूरा सिलेबस कवर करके कर पाओगे। ठीक है, जब आप इनको एक बार सिलेबस कवर कर चुके हो तो आपके लिए बहुत आसान है। प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा, फलाना ढिमकाना सब आपको पता होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी की। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर जी लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ बेटा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आपके पास जी क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। अगर डायमेंशंस लिखने हैं तो F के डायमेंशंस क्या होता है, m1 l1 t-2 इंटू आर स्क्वायर विच इज l क्यूब अपॉन में m स्क्वायर मतलब m-1। तो ये आपके पास आ जाएगा m-1 l क्यूब और t-2। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। अब अगर मैं इस इक्वेशन में ये पुट कर दूं, बहुत आसान है, तो मैं किस तरह से करूंगी, t बराबर के t, अच्छा t में क्या है यहाँ पर, t की पावर 1। अगर डायमेंशनली हम इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा c कितना है, lt-1 की पावर a। ये आपके पास क्या है, m1 l2 t-1 की पावर b। और ये आपके पास क्या है, m-1 l क्यूब t-2। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पर m, l और t के लिए इक्वेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, m की पावर वो आपके इक्वल होगी, अगर m का डायमेंशन देखना है, यहाँ पर कितना होगा b और वहां पर कितना होगा, ये c है, तो माइनस c। यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, b माइनस सी बराबर 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा आप l के लिए इक्वेट करोगे, l की भी पावर यहाँ पर डायमेंशनली क्या है, 0 है। ठीक है, l की पावर में डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप उसको देखोगे तो कितना आएगा, a प्लस 2b माइनस 2c
ठीक है, इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2b माइनस 2c बराबर 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब t के लिए आएगी, t के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस a माइनस b माइनस 2c बराबर 1, ये आपके पास तीसरी। एक बार चेक कर लो कि इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, या फिर आपने जब सॉल्व किया तो इसी तरह से किया या नहीं किया, देख लो। अब जब आप इनको इक्वेट करके, आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप जब पेपर में थे तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। पहली इक्वेशन लिखते ही मुझे पता चल गया था कि b बराबर c आएगा। b बराबर c का मतलब क्या है, h और g के लिए पावर सेम होगी जिस पर वो डिपेंड करेगा। पूरे चारों ऑप्शंस में डी ऑप्शन ऐसा है जहां पर h और g की पावर्स क्या है, सेम है। देखो इसमें हाफ 5/2 है, इसमें हाफ और 1 है, इसमें 3/2 माइनस 3/2 है, तो यहाँ से अपने फर्स्ट स्टेप में ही अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर के साथ आप लोग एक बार इसको मैच कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A solid hemisphere is cemented on the flat surface of a solid cylinder, इस तरह से सॉलिड सिलेंडर है, इस पे सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस r, फिर वो पता चल रहा है, ठीक है। ऑपोजिट बॉडीज द सिलेंडर ऑफ लेंथ l विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा से ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ गायरेशन k इज आपसे पूछा गया, ठीक है भाई। बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा मेरे पास, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या होता है कि I1 जो आएगा प्लस I2 जो आएगा उसको आपको इक्वल करना होगा m1 प्लस m2 इंटू k स्क्वायर, या क्या इससे मेरा आंसर आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू के स्क्वायर करूंगी। अब इसमें देखो आपके पास अननोन क्या क्या है, इसमें आपके पास m1 भी अननोन है, m2 भी अननोन है, I1 भी अननोन है, I2 भी अननोन है, यस और नो। आपको किसकी फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, आंसर किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, सीमेंटेड सॉलिड स्फीयर सेम रेडियस सेम मटेरियल, ठीक है। सेम मटेरियल से मुझे ये क्लिक होता है कि इनका सेम है, तो अगर मुझे m1 निकालना है बेटा, अगर मुझे क्या निकालना है, एक तो मेरे पास ये इक्वेशन होगी। अब दूसरी के लिए देखो, अगर मुझे m1 निकालना है तो क्या होगा, रो, लेट से इसका मटेरियल है रो, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का होता है, तो इसका कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये मेरे पास हो गया इसका मास m1। अच्छा ठीक है, अब m2 लिखो, m2 के लिए हमें वॉल्यूम उसे मल्टीप्लाई करके, ठीक, का वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 पाई आर इंटू एल, यस और नो, 2 पाई आर एल, आर क्या है यहाँ पे आपके पास ये रेडियस, 2 पाई आर ये, और एल हमारे पास पूरा, ठीक है। अच्छा ये भी सॉलिड दिया है क्या हमें, एक बार ये भी सॉलिड दिया तो ये पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, चेक कर लो, ये इनटू इसकी लेंथ, ठीक है। m1 आ गया आपके, I2 देख लेते हैं। अब I1 और I2 की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए I क्या होता है ये आपको पता होगा 2/3 mr स्क्वायर, वैसे 2/3 mr स्क्वायर होगा, तो अगर जब हम यहाँ पर लिखेंगे I1 तो 2/3 m कहाँ पर आएगा, ये वाला रो इंटू 2/3, ठीक है, 2/3 ये आपके पास आया m, यस और नो, इंटू आर स्क्वायर। एज इट इज आपको क्या लिखना है फिर बेटा, I2 लिखना है। जब I2 लिखेंगे तो क्या होगा, I2 किसके लिए लिखोगे, सिलेंडर के लिए, वो क्या होता है mr²/2, सॉलिड सिलेंडर है mr²/2, m लिखो रो पाई आर स्क्वायर एल, m आर स्क्वायर करो, इसका r कितना है r²/2। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, यस और नो। अगर ये समझ आ रहा तो ये आपके पास आएगा 4/9, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा आपके पास बेटा 4/9 रो पाई आर की पावर 5, ठीक है, और ये आपके पास आएगा 1/2 रो पाई एल और आर की पावर 4, I1
प्लस I2 जब आप करोगे तो क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी, मैं एक बार ये देख लूं, क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो आपके पास आएगा रो आएगा कॉमन, पाई आएगा कॉमन, r की पावर 4 आएगा कॉमन, यस और नो। जब बाहर लोगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, 4/9 और r प्लस 1/2 रो पाई और r की पावर 4 आ गया, ये आ गया आपके पास l। ये आपके पास आ गया I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 बराबर होगा आपके पास M1 प्लस M2 इंटू के स्क्वायर। अच्छा अगर सीधा के स्क्वायर निकालना है तो M1 बाई M2 को इससे डिवाइड कर दूं, यस और नो। ठीक है भाई, सीधा ही डिवाइड कर देते हैं फिर यहाँ पर, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने I1 प्लस I2 लिखा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 करूँ। अच्छा इसको डिवाइड ऐड करूंगी तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया अपने पास पूरा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर गया था 2r/3, ठीक है, प्लस यहाँ पर रो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास l, ये बराबर होगा आपके पास के स्क्वायर के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/10 इंटू में होता है शायद, और ऊपर आएगा 15l/8r। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, टाइम पीरियड पूछा पहली बात तो ये है, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो दे दी आपको, अबाउट सच दैट एनी मास m कैप्ट ऑन इट्स इक्वेटर इज जस्ट टू फ्लाई ऑफ द सरफेस। ओके, इक्वेटर बना लेते हैं पहले। अगर आप लोगों को याद हो इक्वेटर पर g इफेक्टिव कितना होता है, इक्वेटर पर अगर हम बात करें कि g इफेक्टिव कितना होता है, तो अगर मैं लिखूं इफेक्टिव को g डैश से डिनोट करूं तो ये आएगा आपके पास g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। आगे आपके पास कोस स्क्वायर थीटा होता है, बट कोस स्क्वायर थीटा इक्वेटर पे क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो ये आएगा आपके पास g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें कि अगर उसको यहाँ पर क्या फील हो रहा है बेटा, जस्ट टू फ्लाई ऑफ द सरफेस, इट ये कहना चाहता है क्वेश्चन, फ्लाई ऑफ नहीं करेगा वो, बट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि कब जी इफेक्टिव उस पर 0 हो जाएगा, तो जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाएगा √g/r। अब आपसे पूछा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के फॉर्म में पूछा, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, उसको पूरा कितना जाना है 2π जाना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो t कितना आ जाएगा मेरे पास 2π/ω, तो ये आपके पास आ जाएगा r/g, ठीक है। अब आपको फॉर्म में किसके पूछा है, कैपिटल जी के और रो के फॉर्म में पूछा है। अच्छा अगर जी पूछूं मैं क्या होता है, जी क्या होता है, तो ये आपके पास आएगा कैपिटल जी m अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए पूछे किसी प्लैनेट के लिए पूछे, प्लैनेट के लिए तो मास ऑफ प्लैनेट ले लो। अगर मास ऑफ प्लैनेट हमें दे दिया, हमें दिया एक यूनिफॉर्म स्फीयर दिया, तो उसका अगर हमें मास लिखना है तो मैं मास ऑफ प्लैनेट क्या लिखूंगी, उसकी डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज मैंने यहाँ पर पुट की बेटा, तो क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास g मतलब बड़ा G इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर, विच कम्स टू बी, ये इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर से ये आर चला गया, आपके पास आएगा 4/3 पाई रो जी आर। काफी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये आपके पास आई है हमारे पास जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, तो हम कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड जो आपसे पूछा है 2π अंडर रूट ऑफ आर अपॉन में 4/3, पहले तो ये आया, ठीक है, और पाई रो कैपिटल जी और आर, ये सब अंडर रूट में, आर से आर कैंसिल, ये 2 बाहर जाएगा, ये भी कट जाएगा, पाई अंदर आएगा तो बाहर ऊपर रूट पाई आ जाएगा, तो ये आपके इक्वल आएगा, ये आपके किसके इक्वल आएगा 3π अपॉन में नीचे क्या क्या रह गया बेटा रो जी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, तो आंसर क्या हुआ आपका
3 पाई अगर रो जी आंसर होता है तो मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, है ना। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट एकदम हलवा सवाल, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट पर है, तो पहले उसका मोमेंटम कितना है, 0 है, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस 3 kg and 7 kg. If the total kinetic energy of two pieces after explosion is 1680, the magnitude of the relative velocity in meter per second after explosion is, ठीक है, लेट्स से ये 10 kg का था, दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, किस किस में बोला है, 7 kg एंड 3 kg। अब 7 kg अपना इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, लेट से 3 kg वाला इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। पहले मोमेंटम कितना था, 0, अब कितना मोमेंटम है, 0, वेरी गुड। पर लिखेंगे कैसे, 0 बराबर 7v1 माइनस 3v2, यस और नो, ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। दूसरा ये कह रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का, इसमें बोल रहा है इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पीसेस आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है सर एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। इसमें पूछा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पीसेस आफ्टर एक्सप्लोजन इज 1680। इसका मतलब ये आपको कहना चाह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m कितना है 7 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m कितना है इसका 3 इंटू v2 स्क्वायर बराबर 1680। ये आपके पास क्या है, दूसरी इक्वेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इन मीटर, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v1 पे v1 को क्या लगेगा कि v2 से दूर जा रहा है, ठीक है, और इसमें रिलेटिव लिखना चाहेंगे तो v रिलेटिव क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2, ये आपसे पूछी गई है। दो अननोन है आपके पास v1 v2, दो इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर v1 v2 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से जहां तक इसका आंसर है 50, ऐसा कुछ आंसर है। एक आती है 18, एक आती है 22, कुछ इस तरह से आएगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a shot is fired at an angle alpha to the horizontal up a hill considered to be long straight inclined plane of inclination beta to the horizontal, ठीक है। लेट्स से ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, साफ सुथरा बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन का आपको क्या दिया हुआ है, बीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला शॉट इज फायर्ड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल अप हिल, मतलब ये जो शॉट फायर किया गया है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा, ठीक है। और ये इस तरह से जा रहा है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो वैसे हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से भी कर सकते हैं, बट ये बहुत स्पेशल केस लिया है इन्होंने। स्पेशल केस क्या लिया कि यहाँ पर जाके हॉरिजॉन्टल होता है, मुझे ये पता है कि हॉरिजॉन्टल कब होता है, मिड प्लेस पे, मतलब t/2 पर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये इसके लिए क्या होगी बेटा, रेंज का हाफ, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। मुझे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है तो मैं सीधा वही लगा दूंगी, यस और नो। तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल के लिए देखना है तो मैं साफ साफ लिख सकती हूँ, लेट से ये हाइट है h, या इसको ले लो y, ठीक है, और लेट से ये है r, इसको कह देते हैं रेंज, और इसको हमने ले लिया x। तो मुझे ये पता है कि 10 बीटा कितना होगा, एक तो मैं इक्वेशन से निकाल लूंगी, इक्वेशन से कैसे निकालूंगी, यही चीज मैं इक्वेशन से कैसे निकालूंगी बेटा, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला लगा के। अब मैंने 10 बीटा लिखा, 10 बीटा मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज y/x, या फिर आपने लिख दिया h/r, yes or no। अब अगर h का फॉर्मूला मुझे आपसे पूछना है तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में g, यस और नो, सॉरी अपॉन में 2g, यस और नो, ठीक है भाई। ये h ही आपके पास y है, यस और नो, बहुत बढ़िया। अब x आपके पास क्या होता है बेटा, अगर मुझे x देखना है तो वो क्या होता है मेरे पास, u स्क्वायर 2 साइन अल्फा
cos अल्फा अपॉन में 2g, यस और नो? ये आपके पास x का फॉर्मूला आता है, यस और नो, जिसको मैं क्या बोलूं, r/2। ग्रीन से लिख देते हैं लोग, इसको मैंने लिख दिया r/2, बहुत बढ़िया, ये अलग से लिख दिया r/2। अब अगर मुझे इसको इसमें वैल्यू पुट करनी है, h/r कर दो, ये r जो हमने x लिया है ये कर दो। कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए हम यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपके पास एक तरह से r ही है। आपने यहाँ पर किया h/r, या फिर मैंने क्या बोला y/x जब करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा चला जाएगा, आपके पास बचेगा 2 साइन अल्फा, आपके पास बचेगा साइन अल्फा अपॉन में 2 कॉस अल्फा। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बाई 2 बराबर हो जाएगा, वहां पे मेरे पास जो था 10 बीटा। ये कहीं पर आप क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 अल्फा बराबर 2 10 बीटा। तो आपके पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लो अपने उसमें, 10 अल्फा बराबर 2 10 बीटा, ये एक बार चेक कर लो। हाँ तो बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल अपने पास इसमें था वो कुछ इस तरह से था कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। लिख लो, जो दिया हुआ है वो लिख लो, t बराबर आपको 4 पाई स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल द डिस्टेंस a इन द फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले सेकंड में वो a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और दूसरे सेकंड में वो b डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM आपको ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो सबसे अच्छा फ्रेंड रहेगा वो रहेगा फेजर डायग्राम, ठीक है। अब आप मानो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से कब स्टार्ट करता है, मतलब अगर मैं उसको बोलूं कि वो अभी अपने कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा या मीन पोजीशन पर होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आपको, अच्छा हम दो फेजर बना लेते हैं दोनों सिचुएशंस के लिए या फिर दोनों टाइम पीरियड के लिए, अगर आपको देखने में, या फिर आप इसको दो पेन से भी कर सकते हो। चलो देखते हैं। अब आपको बोला है कि इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस a इन द फर्स्ट सेकंड, मतलब लेट से उसने यहां से शुरू किया, जब उसने यहां से शुरू किया एक सेकंड में, इन द कोर्स ऑफ 1 सेकंड आपका पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। इट मींस x में वो यहां पहुंच चुका है, उसके प्रोजेक्शन में वो यहां पहुंच चुका है। यस और नो, यस और नो, या मैं बोलूं, बोलो, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर इसकी ओमेगा निकालनी हो मुझे, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ओमेगा कितना होगा मेरे पास, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय आपको टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई। तो ये आपके पास आ गया ओमेगा। अब मुझे ये पता है कि एक cos ओमेगा टी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यस और नो, ये आपके पास a है, ये अगर मैं ओमेगा टी मानूं, अगर उसने यहाँ से शुरू किया तो मेरे पास किस तरह से आ जाएगा बेटा, a cos ओमेगा टी। अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूं तो क्या लिखूंगी, a cos ओमेगा टी कितना चला है, एक सेकंड में आपको हमें दिया हुआ है a डिस्टेंस चला है। यस और नो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अगर ओमेगा टी के मामले में मुझे लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, a माइनस ए, ये a पूरा था, ये a है, तो ये डिस्टेंस जब मुझे लिखनी होगी तो मैं कितनी लिखूंगी, a माइनस ए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर t कितना दिया है 1, तो ये क्या आएगा, a cos ओमेगा बराबर a माइनस ए, बहुत बढ़िया। अब आपको दिया हुआ है कि ओमेगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में अगर मैं देखूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी होगी, अगले में b चला है, अगर मैं इसमें देखूं तो अगले में वो कितना चला है, b चला है, लेट्स से यहां से, ठीक है। तो वो कितना दूर होगा, a प्लस बी, ठीक
ठीक है, छोटा a प्लस छोटा b, तो यहाँ लिखूंगी मैं a cos ओमेगा इंटू टी इस बार कितना है 2 है, 2 सेकेंड, तो ये कितना आएगा 2 ओमेगा बराबर a माइनस a प्लस b। क्या ये आपको विजुअलाइज हो रहा है? ठीक है, इसमें हमने किया, हमने उसी में दोनों बना लिए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये आपके पास पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, आपको आइडेंटिटी लगानी होगी। आइडेंटिटी क्या लगाओगे? cos 2 थीटा आपके पास क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन होंगे आपके पास, इनको पुट करना है, इनको डिवाइड अगर मैं करूं तो ये आपके पास आएगा cos ओमेगा अपॉन में cos 2 ओमेगा बराबर a माइनस ए अपॉन में a माइनस ए प्लस बी। आपसे पूछा गया द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच है, मतलब आपसे कैपिटल ए पूछा हुआ है। यहाँ पर आप cos 2 ओमेगा के लिए आइडेंटिटी लगा सकते हो और इससे आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? अगर मैं cos ओमेगा की वैल्यू लिख दूं, या फिर अच्छा एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, इसको यहीं पर ही cos थीटा की वैल्यू लिखो। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी a माइनस ए बाई कैपिटल ए। ठीक है, और सर इस वाले बोर्ड में इरेजर, अच्छा अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूं, ये फेजर हमारे काम नहीं आया, अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लूंगी, cos ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास a माइनस ए अपॉन में कैपिटल ए। cos 2 ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास a माइनस ए प्लस बी अपॉन में कैपिटल ए। इसको मैंने थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा के, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसके साथ इसको सॉल्व करूंगी तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 2a स्क्वायर 3a माइनस बी, इसका आंसर आएगा आपका ये ए ऑप्शन। ठीक है, जब आगे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड s एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ax स्क्वायर। मान लो ये आपका एक सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब भी वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वेयर a इज कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s इज ओके। आपको बोला है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होता है m इंटू ए नेट। ए नेट कैसे निकाल दोगे आप, m अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यस और नो? ये करना होगा हमें। अगर मैं यहाँ पर आपको AC और AT निकाल लें तो मेरे पास अपना आंसर आ जाएगा। यस और नो? अब मुझे ये देखना है कि AT किसके बराबर होता है बच्चों, सब आपको पता है। AT इज इक्वल्स टू dV बाई dt, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ V dV बाई dx। क्या लिख सकती हूँ V dV बाई dx। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है और ये आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर विच मीन्स हाफ m, यहाँ से फंक्शन निकल जाएगा ए एस स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2a बाई m इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2a बाई m इंटू एस। यस और नो? ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, dv बाई dx करना है, तो v लिखा पहले एज इट इज, मतलब 2a बाई m इंटू एस लिखा मैंने एज इट इज, फिर मैंने किया dv बाई dx, मतलब ये बाई dx करोगे तो वापस इंटू में क्या आएगा 2a बाई m, तो ये क्या बन गया आपके पास 2as बाई m। ये आपके पास क्या आ चुका है 80। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ गया आपके पास 80। अगर AC निकालना है तो कैसे लिखूंगी बेटा, AC क्या होगा v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर पुट करो, v स्क्वायर आपका आया था ये 2a s स्क्वायर बाई m, और ये आपका आया था r। यस और नो? ये आपका आ गया 80, ये आपका आ गया AC, उसमें वैल्यू में पुट कर दूं मैं तो ये आपका आएगा m अंडर रूट AT का स्क्वायर, मतलब इसमें से अगर मैं 2as बाई m भी बाहर निकाल लूं तो m से m तो कट जाएगा, फिर भी कर देते हैं 2as बाई m,
2AS/m बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस, ठीक है, यहां से आपने निकाला 2AS/m, तो S/r का होल स्क्वायर। यस और नो, क्या आप लोगों का आंसर आया? 2AS, m से m कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फ्लो ऑफ वाटर इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, अलोंग द पॉइंट पाइप एट अ पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज, आपको दिया हुआ है, एंड द प्रेशर इज 200। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेशर भी दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ वाटर एट द अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, बहुत बढ़िया, बिना हाइट के डिफरेंस के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया पाइप बनी है, मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज यहाँ पर कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्रेशर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? प्रेशर कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं, 2000 पास्कल। अब आपसे पूछा हुआ है द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देखो मास कंजर्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होगा। मतलब अगर वहां पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया और यहाँ पर एरिया आधा हो गया, मतलब वेलोसिटी डबल हो जाएगी। मतलब यहाँ से वेलोसिटी कितने से निकल रही होगी? 2 मीटर पर सेकेंड से निकल रही होगी। अब आपसे क्या पूछा है? द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट। ठीक है, क्या मैं बर्नौली लगा दूं आराम आराम से? ठीक है, मैं क्या लिखूंगी? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सब पता है आपको। ठीक है, वाटर लिया तो हमने रो कितना ले लेंगे? 1000 ले लेंगे। P1 कितना दिया बेटा? 2000, 1000 बटे 2 500, V1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर चला गया। चलो, P2 हमें निकालना है प्लस हाफ इंटू रो 500 इंटू V2 का स्क्वायर मतलब 4, 500 इंटू 4 ये कितना आएगा? 2000, 2000 से 2000 कैंसिल, P2 कितना आ गया बेटा? 500 पास्कल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 कंटेनर्स A, B, C आर filled with water at different temperature. ठीक है, when 1 liter of water from A is mixed with 2 liter of water from B, the resulting temperature of mixture is, अच्छा ये हमें बहुत अच्छे से पता है, resulting temperature या T equivalent लेना होना तो बेटा क्या होता है? N1 T1 प्लस N2 T2 एंड so on अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस so on। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपको बोला है when 1 liter of water from A, हम लिख लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं, आपको दिया हुआ द रिजल्टिंग नो, चलो देख लेते जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेंगे। when 1 liter of water from A, तो मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं Na, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, मिटेगा नहीं ऐसे। ठीक है, when 1 liter of water from B is mixed with 2 liter of water from C, ओके सब में पैटर्न है। ठीक है, तो 1 liter of water from A, तो ये तो 1 ही है, into TA is mixed with 2 liters of water from B, तो कितना हुआ टोटल? 3 लीटर्स हो गए, ये बराबर आया द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 52 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको दिया when 1 liter of water from B which means TB प्लस 2 liter of water from C मतलब 2 into TC बराबर तो 3 ही आएगा। ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके भाई, अब वैसे ही हमारे पास तीसरी इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम C, तो TC प्लस 2TA अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बनेगा? आपको दिया हुआ है 34। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम ईच कंटेनर इज मिक्स्ड मतलब TA प्लस TB प्लस TC अपॉन में 3, ये आपसे बच्चों पूछा गया है। अब ये देखो
यहाँ पर 1 TA है, 2 TB है, 2 TB को इसके साथ ऐड करूंगी 3 TB हो जाएगा प्लस 2 2C हो जाएगा, ये TC मिलके क्या आ जाएगा 3 TC, और ये 2 TA और 1 TA मिलके आ जाएगा 3 TA। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, अगर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया बेटा तो वो आएगा मेरे पास 3 इंटू TA प्लस TB प्लस TC बाई 3, सब में 3 तो है ही, ये आपको इन सब के ऐड के इक्वल आएगा, विच इज 52 प्लस 40 92 92 एंड 92 एंड 4 96 96 और आपके पास आएगा 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 126। आपको पूछा क्या हुआ है, TA प्लस TB प्लस TC बाई 3 पूछा हुआ है, मतलब आपसे ये पूछा हुआ है, ये निकालने के लिए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा TA प्लस TB प्लस TC बाई 3 इज इक्वल्स टू 126 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 42, तो 42 विल बी माई राइट आंसर, एक बार मार्क कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पॉइंट चार्ज Q इज कैप्ट एट ईच कॉर्नर, यहाँ पे आपको पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है क्यूब के हर कॉर्नर पे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू ऑल अदर इज एक्सपीरियंस। लेट्स से हमने ये वाला चार्ज ले लिया और इस पे हम देखते हैं कि बाकी सब चार्जेस का क्या रहता है फोर्स, ठीक है। तो एक तो आपको ये दिख रहा है L लेंथ वाले 3, ठीक है, अगर मैं नंबर मार्क कर दूं तो 1, ये L लेंथ का 2 और ये L लेंथ का 3, ये तीनों L लेंथ पे फोर्स कहाँ लगेगा इनकी वजह से, इधर इधर और इधर, और तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, कितने होंगे KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री ईच एंगल बना रहे होंगे तो आपको पता है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, √3 KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, यस और नो। हमारा इरेजर इधर आना बंद हो गया। तो ये हमने इन तीनों के बारे में लिख लिया, ये हटा देती हूँ मैं आपको। अब मैं अपने लिखती हूँ डायगोनल वाले के लिए। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर थी बेटा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखना चाहूँ तो ये तीनों की डायरेक्शन अलोंग द डायगोनल आई होगी, ठीक है। अब ये वाला चौथा नंबर जो हमने लिया, इसकी वजह से भी डायगोनल के अलोंग ही फोर्स लगेगा, तो ऐड होगा, और कितना होगा ऐड में, KQ स्क्वायर अपॉन में ये लेंथ कितनी है, √3a, याद हो तो आपको कैसे याद होती है ये, मतलब कैसे निकाली जाती है, ये √2a होती है आपकी बेटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2a और ये इसी तरह से तो गए, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर अगर आपको दिख रहा हो तो इससे मेरे पास इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो √2a प्लस a, तो ये कितनी होती है मेरे पास √3a, यस और नो। अगर मैं इसको लिखूं L के टर्म्स में तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इसको क्या कहेंगे हम, a स्क्वायर करना है ना, तो √3l होता है अपने पास, अब अपने पास क्या हो जाएगा ये 3l स्क्वायर, तो 4 हो गए। अब बाकी 5 6 और अगर 7 की बात देखी जाए, बाकियों की बात देखी जाए तो इसके लिए ये इरेज कर देती हूँ मैं एक बार। जब हम बाकियों की बात देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या पाएंगे कि जो फेस पे है तो कौन से 5, इस फेस पे 6 और ये इस फेस पे 7, अगर मैं इनमें से किसी एक का देखूं तो ये देखो, ये इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है, इस तरह से जाकर यूं चला जाएगा, जब ये यूं गया और आपके ऐसे हर 3 में आएंगे, इस एक को मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ किसमें, आई कैप में और जे कैप में, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यस और नो, आई कैप प्लस जे कैप में बनेगा, इसी तरह इस फेस का बनेगा जे कैप में और के कैप में, इसी तरह से इस फेस का बनेगा आपके पास के कैप और आई कैप में, यस और नो। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो ये देखो आपको 90 डिग्री पे होंगे ये तीनों, 93 पे डिग्री पर होने की वजह से ये कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा √3 टाइम्स, और डिस्टेंस कितनी है √3 बाई √2, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रिजल्टेंट लिया हमने √3 बाई √2l स्क्वायर, यस और नो। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें कॉमन ले लेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कॉमन ले लिया तो √3 बचा प्लस 1/3 बचा प्लस √3 बाई √2 बचा, ठीक है। अब k की वैल्यू आप यहाँ से रिमूव कर दो क्योंकि अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो जब k को रिमूव करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से अपने पास ऑप्शंस में Q स्क्वायर
पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर लिया हुआ है हर ऑप्शन में, है ना, ये देखो क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन। तो अपन को किसकी वैल्यू देखनी है, अपन को देखनी है √3 + 1/3 + √3/√2 इंटू 1/4, क्योंकि ये सब तो ऑप्शन में है ही अपने पास। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो ये आपके पास नियरली आएगी 1 - 0.1775, बाकी सबसे मैच नहीं होगी। तो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियोमीटर की बात की गई है आपसे, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो ये आपके पास इसके ऊपर डेल्टा वी एल लेंथ पर डेल वी ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। इधर इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, बैटरी का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ रही होगी। लेट से ये लेंथ आपकी क्या है बेटा, L1 है। पोटेंशियोमीटर का अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो, ठीक है, वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, R = L1/L2 - 1, ये याद होना चाहिए आपको। ये आपके दो टाइम में, इस वाली में, और अच्छा इसी को अगर मैं शंट कर दूं तो अभी भी आपके पास L लेंथ पे डेल वी ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। और आपने इसको शंट किया, मतलब ये बैटरी लगाई, गैल्वेनोमीटर तो यहीं आएगा, ठीक है, पर आपने इसके पैरेलल में कैपिटल R लगा दिया, मतलब किसी रेजिस्टेंस से आपने इसको शंट कर दिया है, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में आपको क्या लिखना है, R = L1/L2 - 1 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, आप ये देखो, डेल V बाई L इंटू L1, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, ई के इक्वल होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, हम ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में जब मुझे लिखना होगा बेटा तो मैं क्या लिखूंगी, डेल वी बाई L2 इन सॉरी डेल वी बाई L इंटू L2 इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। यस और नो? मानते हो नहीं मानते? इस वाले केस में आई आर, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे वही तो इसके पैरेलल होगा, तो E माइनस आई आर। अब इसमें अगर मुझे I निकालना है तो वो मैं नीचे वाले से निकाल लूंगी। नीचे वाले में से मैं I कैसे निकालूंगी, I इज इक्वल्स टू E अपॉन में R प्लस R। यस और नो? ये इसमें करंट आ जाएगा मेरे पास। जब मैं यहाँ I की वैल्यू पुट करूंगी तो देखो मेरे पास क्या आएगा, डेल V बाई L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, मतलब ई आर बाई आर प्लस आर। यहाँ से आप ई कॉमन लोगे तो ये आएगा आर प्लस आर माइनस आर, तो ये आ जाएगा आपके पास ई आर अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। अगर ये मैं आपको मान लूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं मान लूँ आपके पास सेकंड इक्वेशन, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास डेल वी से डेल वी कट गया, एल से एल कट गया, आपके पास आ गया L1/L2 बराबर ई से ई कट गया R प्लस R अपॉन में कैपिटल R। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे अगर R चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, L1/L2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, L1/L2 माइनस 1 इधर आ चुका है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कैपिटल R से, तो आपका क्या जाएगा, स्मॉल r। यस और नो? देखो ये हमारा ये भी वेरीफाई होगा कि हमने गलत लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आएगा। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बता दिया कि L1/L2 माइनस 1 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसमें आपने जब पहले इसको शंट किया कितने से बेटा, 7.5 से, तब बैलेंसिंग पॉइंट था 25, तब बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ 25 सेंटीमीटर। अब जब आपने शंट किया 20 से तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना शिफ्ट होगा ये बताना है आपको, इसमें रखना है। आई होप अब तो सिर्फ आपके लिए क्या है, हलवा हो गया हो ये सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है,
हाँ तो बच्चों इसी सीरीज में जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 मोल ऑफ ए गैस विद गामा इज इक्वल्स टू 5/3। एक गैस है जिसका आपने 1 मोल लिया है और उसका गामा आपको दिया हुआ है 5/3। हमें देख के पता चल रहा है कैसी गैस है ये, कमेंट्स में जरूर बताओ। ठीक है, ये आपको गामा दिया हुआ है, इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ अनदर नॉन इंटरेक्टिंग गैस। इसकी गामा कितनी है बेटा 7/5। और आपको गामा मिक्सचर का पूछा है, गामा क्या होता है CP/CV, ये हमें पता है। अब ये देखो गामा, क्या मैं ये लिख सकती हूँ N1 गामा 1 N2 गामा 2? नहीं, गामा ये नहीं होता। गामा क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है CP/CV। CP ऑफ अ मिक्सचर क्या होगा, CP ऑफ अ मिक्सचर क्या होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 एंड सो ऑन अपॉन में N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से CV ऑफ मिक्सचर क्या होता है बेटा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। ठीक है, जब मुझे CP अपॉन CV करना है तो वो क्या आएगा मेरे पास, CP अपॉन CV करूंगी मिक्सचर का, तभी तो गामा ऑफ मिक्सचर आएगा। वो आपको दिख रहा होगा NP CP1 प्लस N2 CP2। ये सब क्लास में आपको करवाते हैं। अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं तो 2 गैसेज है हमारे पास, अपॉन में N1 CV1 प्लस N2 CV2। आप इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी कर सकते हैं। अगर आपको उस टाइम पर ये क्लिक हो जाए तो वो आपका क्या रहेगा, जल्दी मेथड रहेगा। अब ये देखो N1 कितना है 1 मोल, CP1 इसका CP कितना होगा दिखाई दे रहा है 5/2R। अगर गामा 5/3 है तो, है ना, 5/2R प्लस N2 कितना है 2 मोल्स और CP2 कितना है अपने पास बेटा 7/2R अपॉन में N1 कितना है 1 इंटू CV1 कितना हो गया 3/2R प्लस N2 कितना है 2 इंटू CV कितना हो गया अपने पास इस टाइम पर कितना हो गया अपने पास 5/2R। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 2 तो मुझे सब जगह से कैंसिल होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 13 और यहाँ पर आपके पास आएगा 8। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि गामा मिक्सचर का क्या होगा। ठीक है, इसी सीरीज में जो अपना अगला सवाल है वो देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग। हमें पता है आइडियल गैस है तो ऑब्वियसली PV इज इक्वल्स टू NRT को फॉलो कर रही होगी। एक्सपेंडिंग सच दैट PT³ इज इक्वल्स टू आपको कोई कांस्टेंट लेट्स से K दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है बेटा गामा। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो गामा के लिए हमें जो यूज करना पड़ता है, यहाँ पर आपको ये 2 आपके पास तो इक्वेशन दी हुई है ही। अब अगर आपको गामा के लिए यूज करना है हम क्या लिखेंगे, dV इज इक्वल्स टू गामा V dt लिख सकते हैं, वही लिख देंगे dV इज इक्वल्स टू गामा V dt। अब ये देखो अगर आपको गामा चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 1/V इंटू dV/dt। तो dV/dt चाहिए आपको, पर आपको दिया क्या हुआ है PT³ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है। मतलब आपको खेलना किसमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और आपको दिया क्या हुआ है प्रेशर। तो हम यहाँ पे से प्रेशर को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, मुझे ये पता है PV इज इक्वल्स टू NRT, दैट मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू T/V। जब वो वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगी तो ये क्या आ जाएगा T⁴ V की पावर -1 इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट, दैट प्रूव्स T⁴ इज इक्वल्स टू 1/KV, मतलब T⁴ इज इक्वल्स टू V के अगर हम लिख दिया तो। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो गामा दिया हुआ है, आपको निकालना है dV/dt। क्या हम इससे निकाल सकते हैं, यस और नो। आपको कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको dV/dt दिया हुआ है, मैं उल्टा कर दूंगी dt/dV निकाल लेती हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पर dt/dV किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4KT³। ठीक है, एक बार मैंने देखा तो ये आपके पास क्या आया 4KT³। क्या ये बात क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लो फिर भी ये कैसे आया आंसर। ये हमने नया कांस्टेंट K ले लिया कोई उधर, जब आप इसको K लेकर गए तो समझ आया। जब इसको मैं इधर K ले गई तो लेट्स से ये कोई नया कांस्टेंट K1 दे दो, 4KT³ हो गया आपके पास dV/dt। जब आप यहाँ पर इसको पुट करोगे तो आपके पास कैसे आएगा गामा इज इक्वल्स टू 1/V 4KT³। ये कोई K कांस्टेंट है। अब देखो जो आपको आंसर दिया हुआ वो T की टर्म्स में है सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब आपको V को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। V हम पहले जानते हैं क्या है T⁴। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 4KT
टी क्यूब और v इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, कोई कांस्टेंट इनटू T4। कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, वो तो वैसे भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आपको तो ये पूछा ना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस क्या होगा, तो वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/T। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो। अगर यहीं पर हम देखें नेक्स्ट सवाल अपना, तो वो हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द सेंटर ओ। आपको यहाँ पर पूछिए और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो इट्स वेरी लॉन्ग। अगर वेरी लॉन्ग मतलब हम इसको इनफाइनाइट सेमी वायर मान के चल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट और एक तरफ से डिफाइंड है। और ये आपको इन्होंने क्या बोला है, सेमी सर्कुलर लूप बोला है और इसकी आपको रेडियस गिवन है r। और आपसे पूछे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। पहले तो हम देख लेते हैं बेटा डायरेक्शन। अगर आपको ओ पे निकालनी है तो डायरेक्शन इस वाले की वजह से आउटवर्ड जाएगी, इस वाले की वजह से आउटवर्ड जाएगी, इस वाले की वजह से आउटवर्ड जाएगी। यस और नो, दोबारा करके दिखा देती हूँ। ये आपका करंट है, इस वाले की वजह से आउटवर्ड्स, इस वाले की वजह से आउटवर्ड्स, और इधर इधर जा रही है तो इस वाले की तरफ से अंदर की तरफ आउटवर्ड्स। यस और नो, ठीक है। तो ये आपके पास सबके अंदर, सब में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, ये मुझे पता चल गया एक तो कि सब में क्या होंगे, ऐड होंगे। अब मुझे ये पता है तो सीधा फॉर्मूला है। इसमें आपके पास क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r सेमी सर्कुलर के लिए, प्लस इसके लिए क्या होगा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, प्लस दूसरे वाले के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr सेम होगा। तो ये आप जब ऐड करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट आई अपॉन में r अगर मैं ले लूँ, कॉन्स्टेंट यही लिया हुआ ना आपके हर वाले में, चलो एक बार देखते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन r अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/4 और यहाँ से आएगा आपके पास, ये आपके पास रह क्या जाएगा 1/2, है ना, ये 1/4 पाई है और ये आपके पास रह जाएगा 1/2। अब देख लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से इन्होंने क्या चीजें अंदर ली हुई हैं। म्यू नॉट आई अपॉन अगर मैं 4r यहाँ पर ले लूँ, 4r यहाँ लिया तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा और ये पाई, हाँ कुछ तो इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से। एक बार देखना कि इसका आंसर क्या दिया, ठीक है। फिर भी म्यू नॉट आई अपॉन में ये देखने पे लग सकता है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr, मतलब इन्होंने पूरा का पूरा 4π ही बाहर ले लिया, तब भी यहाँ पर एक तो 1 आएगा। अगर मुझे 2 अंदर रखना है, मुझे 2 अंदर रखना, तो अगर मैंने 4 बाहर ले लिया, 4 बाहर लिया तो उधर 2 उधर आएगा, 1/π प्लस 2 हो जाएगा और वो किसी में भी नहीं है। 1/π प्लस 2 किसी में भी नहीं है ना, पाई सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पाई नीचे आना चाहिए। अगर मैं 4π ले लूं तो ऊपर 1 आएगा। ये रहा, आपने लिया वही, अगर आपने 4π बाहर ले लिया तो एक तरफ आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम इसमें, एक बार चेक करो। म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr लिया अपन ने, वो ले लिया म्यू नॉट आई अपॉन में, ये 2πr तो हमारे पास ये हो जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन में 4r है। हाँ तो यहाँ पर 4 में पाई थोड़ी ना आएगा, 2 के साथ पाई आएगा, ठीक है। हमने बोल सब सही रहे और लिखा गलत है, ये लो। तो ये आएगा अपने पास, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? ये जो अपना 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ से तो सिर्फ r आएगा ना अपने पास, मतलब r कॉमन लिया तो यहाँ से तो सिर्फ 4 आएगा, 2π एक साथ में आएगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं 4π कॉमन भी ले लूं, 4π कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पाई बचेगा, प्लस 4π कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा 2π प्लस 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4π इस तरह से, ठीक है। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, नोट कर लो। तो यहीं से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट सवाल हमें बोल रहा है थिन सेमी सर्कुलर मेटल रिंग है, ठीक है, रेडियस r है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स कर्व्ड लेंथ, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर हो। हमें ऑब्वियसली पता है E की डायरेक्शन क्या होगी, इस पूरे की वजह से इधर, इस पूरे की वजह से इधर, नेट किधर होगी नीचे, तो -j प्लस j वाले तो यूं ही कैंसिल हो गए।
माइनस जे वाला आंसर होगा। अब ये बेटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड आपको क्लास में करवाया है 2 के लैम्डा बाई, आप वहां पर बैठकर आपको इतने सवाल करना है, पेपर लेंदी है, सॉल्व करने थोड़ी ना बैठेंगे। 2 के लैम्डा बाई आर, ये आपको याद होना चाहिए, यही सीख है इस पेपर की, ठीक है। हमने देखे कितने फॉर्मूलाज यूज हुए, मतलब फॉर्मूला आपको टिप पे होने चाहिए। तो 2 के लैम्डा बाई आर, इसको मैं क्या लिखूंगी, 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा, इस पूरी लेंथ पे जितना चार्ज है, पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास कितना होगा, क्यू अपॉन में, ये पूरी लेंथ होती तो 2 पाई आर, वरना पाई आर। ये आपके पास क्या है, लैम्डा, यहाँ पे लिख दो, इसी की जगह पुट कर दो, ये लो, इसी को क्यू बना दो, ये आपका क्यू है और ये आपका पाई आर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, देखो कहीं पे मैच कर रहा है तो, क्यू अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 के लैम्डा बाई आर इधर वाला भी है, तो इनटू आर और ये आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा, इसमें भी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, एक बार देख लो। इसी सीरीज में अगला सवाल देखते हैं बेटा। An alternating current is expressed as I is equals to I1 cos omega t, I2 sin omega t। साफ देखकर ही पता चला है दोनों 90 डिग्री पे, एक cos omega t sin omega t। The RMS value of current is, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या निकालनी है आपको बेटा, ये देखो, अगर RMS वैल्यू आपको पता है I max अपॉन में √2, ये RMS वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, मतलब इसका रिजल्टेंट यही होगा। आई मैक्स इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो ये किस तरह से है, 90 डिग्री पे है। I1 है हमारे पास, इधर I2 आएगी और इधर क्या आएगा अपने पास, I1 आएगा। यस और नो, जब ये आएगा तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, आई मैक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर पढ़कर आए, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अंडर रूट, और अब आपको आई मैक्स बाई क्या निकालना है, √2 निकालना है, तो ये इसके √2 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे फिर, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन में 2, इस पूरे का अंडर रूट। इज दैट क्लियर, क्या इससे आपका आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एकदम हलवा सवाल है ये, मतलब एकदम ही ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे लाइन से होने चाहिए थे। पेपर लेंदी है नो डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंदी है, बट ये मैंने नोटिस किया कि इसमें 4-5 सवाल एक साथ आते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर अपने आप को ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, मतलब कुल मिला के बात ये है। अगर अगला सवाल देखें, हाँ, तो ये सवाल भी देखो बेटा, एकदम हलवा सवाल है, ठीक है, एकदम हलवा सवाल है। क्यों, इसमें आपको बोला हुआ, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला ही दे दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द अबव सिस्टम ऑफ चार्जेस इज, ठीक है। आपको कैसे दिया हुआ है ये हम बात कर लेते हैं। अगर आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पर आपके पास चार्ज कैसा है, प्लस क्यू, ध्यान से देखते जाना। फिर आपके पास 2x0 पे कैसा है, माइनस क्यू। फिर आपके पास 3x0 पे कैसा है, प्लस क्यू। अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो बच्चों को पता होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। 5x0 पे कैसा है, प्लस क्यू, थोड़ी लाइन टेढ़ी जा रही है अब अपनी। 6x0 पे कैसा है, माइनस क्यू, एंड सो ऑन। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, क्यू नॉट लिखा हुआ है क्या, नहीं, क्यू ये ना चार्ज, हाँ बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अगर आपको इसकी वजह से ओरिजिन पे पोटेंशियल चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिन पर फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में x0 माइनस के क्यू अपॉन में 2x0 प्लस के क्यू अपॉन में 3x0 माइनस के क्यू अपॉन में 4x0। इज दैट क्लियर, एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लूं तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, के क्यू अपॉन में मैंने x0 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। अब अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने मैथ्स अच्छे से किए तो आपको पता है कि ये टर्म किसके इक्वल होती है बेटा, ln2 के। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू बाई x0 ln2। यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी वाला, ठीक है, एक बार नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो था वो ये था, द न्यूक्लियस, आपको दिया हुआ एक
न्यूक्लियस ये, अगर हम यहाँ पर इसे देखना चाहें, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्या है वो भी अभी बताते हैं इसमें आपको। तो आपको न्यूक्लियस दिया हुआ है ये, और इसको डीके दिया हुआ है, बीटा इमिशन दिया हुआ है, सबको लगता है बहुत आसान सवाल है, आपको सारे के सारे इसमें क्या दिए हुए हैं, हमारे पास डाटा गिवन है और हमें डाटा पुट करना है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो ये कुछ इस तरह से है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अपन अमूमन इसको गलत किस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बीटा डीके हो गया। अब इसमें ये जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको मास दिया हुआ है, आपको इधर जो प्रोडक्ट था हमारे पास उसके भी मास हैं, सबके पता है आपको, और इधर जो हमारे पास रो मटेरियल था आपके पास उसका भी मास आपको गिवन है। तो हम आराम से रो मटेरियल माइनस प्रोडक्ट का मास करके इसको मास डिफेक्ट के इक्वल पुट करके वो आपके पास एएमयू में आएगा। एएमयू को आपको मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, तो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना, इसमें ट्रिक क्या है कि आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये आपके पास न्यूक्लियर मास नहीं है, जबकि रिएक्शंस किसके बीच में हो रही है, न्यूक्लियस के बीच में हो रही है, बट आपको दिया क्या हुआ है, एटॉमिक मास। तो हमें न्यूक्लियर मास क्या करना होगा बेटा, निकालना होगा। अगर मुझे इसके लिए न्यूक्लियर मास निकालना तो मैं क्या करूंगी, एटॉमिक मास से इलेक्ट्रॉन्स का मास कैंसिल कर दूंगी। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितने, 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, लेट से मास ऑफ नियॉन माइनस आपको करना पड़ेगा 10 ME, ये आपके पास हो गया सोर्स या रो मटेरियल, ठीक है। इसमें से आप माइनस करोगे, आपके पास ये कितना है, मास ऑफ Na माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11 ME, ठीक है। ये हो गया एक, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पूरा माइनस करेंगे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास Me। ये टोटल इसमें से नेगेटिव होगा, ये आपके पास आ जाएगा डेल M। मानते हो या नहीं मानते, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं कितना होगा, इसको खोलोगे तो ये आएगा आपके पास मास ऑफ नियॉन माइनस 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब खोला तो ये आपके पास आया माइनस MNA, ये प्लस 11 Me माइनस Me, तो कितना हुआ प्लस 10 Me। ये माइनस 10 Me से प्लस, यहाँ से अगर आपको पता चले तो देखने को मिलेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से माइनस सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये किसके इक्वल हुआ, मास ऑफ नियॉन माइनस MNA, ये आपके पास आएगा डेल M। बस आपको अब इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। डेल M आने के बाद आपको उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार अपना आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर शायद आना चाहिए 4.374 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़े, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। बहुत आसान, एकदम आपको फॉर्मूला अगर पता है तो पुट करना है। मैं आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये आपकी स्क्रीन है, ये आपके पास सोर्स 1 है, ये आपके पास सोर्स 2 है। आपको दिया हुआ है डी, दिया हुआ है बेटा 2.5 मिलीमीटर। ओके, आपको क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट इज, ये आपको डिस्टेंस दी हुई, कैपिटल डी दिया हुआ आपको कितना 120 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा गिवन है आपको कितना 600 नैनोमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, मान लो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है, जहां पर इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू 25% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। 3-4 चीजें आपसे इस सवाल में पूछ ली गई हैं। पहले तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, I नॉट, नहीं, वहां पर इंटेंसिटी होगी 4I नॉट। इसके बाद यहाँ पर कहीं डार्क फ्रिंज होगा, डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा 0। ये बोल रहा है कि 25% रिड्यूस हो जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी से। 4I नॉट का 25% क्या होगा I नॉट, 25% ऑफ 4I नॉट इज I नॉट। तो यहाँ कहीं आपको मिल रहा होगा I नॉट। आपसे पूछा ये डिस्टेंस, यस और नो, लेट से ये डिस्टेंस है आपके पास y, क्या ये बात मानते हो। अब मुझे ये पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I रिजल्टेंट का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी 4I नॉट
cos स्क्वायर 5/2, यस और नो। आई रिजल्टेंट आपको पता है कितनी है, आई नॉट इज इक्वल्स टू 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5/2। यहाँ से आपके पास cos स्क्वायर 5/2 कितना है बेटा, 1/4, और cos 5/2 कितना आ गया, 1/2। यहाँ से आपके पास फाई आ गया 120 डिग्री, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π/3। ये मैंने लिख दिया आपको 2π/3। अच्छा, ये फाई किसके इक्वल होगा अपने पास, 2π/λ डेल एक्स। अगर मुझे इसको उसके साथ पाथ डिफरेंस के साथ लिखना है तो क्या लिखूंगी, 2π/λ डेल एक्स, यस और नो। यहाँ से मेरे पास डेल एक्स क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, लेट्स से यहाँ से मेरे पास डेल एक्स कितना आया बेटा, λ/3, यस और नो। λ/3 आने के बाद मुझे इसको किसके इक्वल पुट करना है, सीधा dy/D, क्योंकि ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। ये लो, यहाँ से आपके पास y आ जाएगा λD अपॉन में 3D। आपको बस क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आना चाहिए इसका शायद 96 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक बार इसमें आप वैल्यूज पुट करना। क्या आपको ये समझ आया कैसे हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वो किस तरह से आएगा, What amount of heat will be generated in a, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, What amount of heat will be generated in a coil of resistance R due to total charge Q passing through it if the current in the coil decreases to 0, halving its value every del t seconds। मतलब हर del t सेकेंड में उसकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, हाफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सर्किट है, उसमें हर del t सेकेंड के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या ये करंट कभी भी जीरो हो पाएगा? इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, अगर आपने ये देखा है तो आपको पता चलेगा कि कैसे आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। टोटल आपको चार्ज कितना दिया है, क्यू नॉट, यस और नो, बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम इसको थोड़ा थोड़ा अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनके साथ कंपेयर करके सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूं तो उसमें बचे हुए डीके वाले अमाउंट की बात करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस λ/t, यस और नो। ये वहां पर अपने पास आंसर आता है या नहीं आता, यहाँ पर माइनस लैम्डा हमारे पास क्या है, इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी। अब आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, ln2 कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या बेटा, उसकी हाफ लाइफ। यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है, डेल टी, क्यों, क्योंकि हर डेल टी के बाद उसकी लाइफ क्या होती जा रही है, हाफ होती जा रही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन की। उसी तरह अगर हमें इसमें कंक्लूड करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, किसी भी मोमेंट पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू टी, किसी टाइम टी पर। अब यहीं पर आप लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, आई नॉट ई माइनस ln2t बाई डेल टी। क्या ये बात क्लियर है? ये आपके पास आ गई है आई की वैल्यू। अब आपको आई नहीं दिया हुआ है, आई नॉट नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, वो रहा, और क्यू की टर्म्स में ही आंसर है। तो मैं क्यू की टर्म्स में आंसर कैसे निकाल सकती हूँ बेटा, मुझे ये पता है कि dq/dt ही मेरे पास आई होता है, और आई क्या दिया हुआ है, आई नॉट ई की पावर माइनस ln2t बाई डेल टी। क्या यहाँ से मैं क्यू की टर्म्स में आई निकाल सकती हूँ, यस निकाल सकती हूँ। ये डी क्यू को उधर ले जाओ तो ये आएगा आपके पास डी क्यू बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस ln2t बाई डेल टी इंटीग्रेशन विद dt। जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास q की टर्म्स में i की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी i की वैल्यू, अच्छा इसमें लिमिट्स क्या पुट करोगे, लिमिट्स क्या पुट करोगे, dq तो 0 से q होगा, और i कहाँ तक होगा बेटा, i नॉट से 0। क्या ये बात क्लियर है, i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i नॉट से 0। तो यहाँ पर आपके पास i नॉट कितना आएगा निकल के, q ln2, यहाँ से हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए, वो कितनी आएगी, क्यू ln2 बाई डेल
टी, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे उसके बाद। ये आपके पास आ चुके जब क्यू एल एन 2/Δt। अब आपको क्या निकालना है, हीट। हीट मैं कैसे निकालती हूँ, क्या मैं हीट I स्क्वायर RT कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, दोबारा से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट अब आपको ये समझ आ चुका है कि हमने कैसे किया। अब आपको I की टर्म्स में ही इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे और वहां पर क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। अगर हम चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है, इन द LR सर्किट शोन इन फिगर स्विच S इज क्लोज्ड एट टाइम t। टाइम t पर स्विच S हमने क्या किया, क्लोज किया। द चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी ऑफ EMF E इन वन टाइम कांस्टेंट। आपको टाइम की लिमिट दे दी है, वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट इज व्हाट, टो। टो क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, L/R। ये आई होप आप लोग क्लास में पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसमें चार्ज कितना पास होगा, चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही होगी, यस मैम। या फिर हम कहें कि इसमें जो करंट पास हो रहा होगा, आपको पता है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, स्टार्टिंग में कैसा होगा, ओपन होगा, बाद में कैसा हो चुका होगा, क्लोज्ड हो चुका होगा। अगर मैं वहां पर आई की इक्वेशन लिखूं तो मैं आई की इक्वेशन क्या लिखूंगी, आई की इक्वेशन में लिखूंगी E/R विच इज माई आई नॉट लेट से, और 1 माइनस E की पावर माइनस T/, तो यस और नो, ये मेरे पास आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूँ, आई को क्या लिख सकती हूँ बेटा, dq/dt इज इक्वल्स टू E/R 1 माइनस ई की पावर माइनस T/, तो ठीक है। यहाँ से मेरे पास dq को इंटीग्रेशन करूंगी तो 0 से लेकर q तक आ जाएगा, इज इक्वल्स टू E/R, बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 1 माइनस ई की पावर माइनस T/, dt। ये कहां से कहां तक आएगी इसकी लिमिट, 0 से लेकर आपको बोली है टो तक, मतलब आपको बोली है ना यहाँ पर वन टाइम कांस्टेंट तक। तो ये इस क्वेश्चन में बस यहीं तक का खेल था। आगे आपको बस क्या करना है, इसको एक बार इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो रहा इसका जिस तरह से ये सवाल करना है। मैं इसको आगे सवाल को क्यों नहीं हल करवा रही हूँ, क्योंकि अभी देखते देखते सवाल मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन हम डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही जगह है जहां पर डायमेंशनली वो किसके इक्वल है, क्यू के डायमेंशन के इक्वल है, चार्ज के डायमेंशन के इक्वल है, और वो ऑप्शन है ए। तो इसका ऑप्शन बिना आगे सॉल्व किए हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है योगी, ठीक है। तो अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है, इवन द रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन का क्या मतलब है बेटा, ये सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, आपकी कौन सी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन से सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में अपना हाथ जमाए रखते, तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। ये आप सब लोगों को क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा है, उसके बाद इसमें आपसे और क्या पूछने की बात बोलिए, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन मेटल की आपसे यहाँ पर बात की गई है। बहुत बढ़िया। अगर मैं ये मान लूं कि लाइमन में अपना अल्ट्रावायलेट रीजन मान क्या लूं, अगर आपको यहाँ पर आपको बोला है लैम्डा मैक्सिमम, है ना, तो अगर आपसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पूछी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा है, तो मैं ये बोलूंगी कि एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगी बेटा, जब वो n2 से n1 में जा रहा होगा। जब वो कैसे जा रहा होगा, n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 में जा रहा होगा, क्योंकि इसी केस में एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सबसे कम होगी। यस और नो, यस और नो। लैम्डा आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो ई मेरे को क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम। क्या ये बात क्लियर है? अब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट से लगा लेंगे हम, क्या होता है 1/n2 माइनस, यस और नो, ठीक है, स्क्वायर, ये लगाया नहीं क्या, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, यस और नो। अगर आप यहाँ पर देखोगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, यस और नो। ये वैल्यू आपको रिडबर्ग्स की यहाँ पर रखनी है, और क्या करना है, n1 की जगह हमें 1 रखना है, और n2 की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ये आपका n1 आएगा, ये आपका n2 आएगा। n1 की जगह में क्या रखना है बेटा, 1
1 रखना है और n2 की जगह हमें क्या लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा इससे। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलें। फ्रीक्वेंसी पूछिए तो फ्रीक्वेंसी कैसे बताएंगे, c बाई लैम्डा से, यस और नो। आप यहाँ से तो आपके पास लैम्डा आएगा ना, फ्रीक्वेंसी पूछोगे तो कैसे आएगी, c बाई लैम्डा कर देना। तो मतलब इसी में ही अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपसे क्या बोला है, natural uranium is a mixture of 238 U92 and 235 U92 with the relative mass abundance of, इसमें एक तो ये बात ध्यान रखने की है, 140:1 आपको क्या दिया हुआ बेटा, रिलेटिव मास अबंडेंस है। ठीक है, रिलेटिव मास अबंडेंस का क्या मतलब, ये मास में दिया हुआ, नंबर में नहीं दिया हुआ, जबकि हमें एक्टिविटी जब देखनी होती है तो नंबर में देखनी पड़ती है। ठीक है, अब आपसे बोला है रेडियो एक्टिविटी का ही आपको क्या निकालना है, इन दोनों की रेडियो एक्टिविटी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो A इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लैम्डा एन, यस और नो। तो मैं A1 के लिए क्या लिखूंगी, माइनस लैम्डा 1 N1, और A2 के लिए क्या लिखूंगी, माइनस लैम्डा 2 N2। अब लैम्डा क्या होता है मेरे पास, लैम्डा को हम हाफ लाइफ से कर सकते हैं कैसे, ln2/t। तो लैम्डा 1 क्या हुआ अपने पास, ln2/t1, यहाँ पुट कर दो तो A1/A2 निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, T2/T1 इंटू N1/N2, यस और नो। T2 और T1 आपको दिया हुआ है, इफ द हाफ लाइव्स आर ये ईयर्स एंड दिस ईयर, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपसे N1 और N2 देखना है, N1 और N2 कैसे देखेंगे, क्या सीधा 140 और 1 लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। N1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, N1 इज इक्वल्स टू 140 अपॉन में इसका यहाँ पर एटॉमिक मास 238 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपके पास होगा N1, और N2 कितना होगा, 1 अपॉन में 235 इंटू एन, ये होगा आपके पास ये। तो अब अगर मुझे देखना है A1/A2 तो कैसे देखूंगी, T2/T1 इंटू N1/N2, दैट इज दिस। ठीक है, T2 और T1 की भी वैल्यू पुट कर लेना, 10 की पावर 8 और 10 की पावर, यहाँ पर आपके पास 9 है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये 10 की पावर 9 और वो 10 की पावर 8 है। तो ये आपके पास 45 आएगा और ये आपके पास 7 आएगा। 45 है T1, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 45 और यहाँ पर आपके पास आएगा 7। क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है बेटा, ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L इज ग्रेटर देन 1 मीटर, ये लो ये सिलेंडर बना है, इज फिल्ड विद वाटर, ओके वाटर से फिल कर दिया, ये लो। म्यू इज इक्वल्स टू 4/3, वाटर का म्यू आपको दिया हुआ है 4/3, अप टू द ब्रिम। ठीक है, अप टू द ब्रिम बना है, केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इज कवर्ड एट इट्स टॉप बाय एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इसका म्यू आपको दिया हुआ है 1.5 म्यू, इसका म्यू है 4/3, और फोकल लेंथ आपको दी हुई है इसकी f इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन इन एयर, ओके, at midday 12 noon sun is just overhead and light rays come parallel to the principal axis of the length, the sun rays will be focused। अच्छा ये बताओ, इसमें आपको दिया हुआ है कि कन्वर्टेड जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है ना, इसकी जो फोकल लेंथ 25 दी हुई है, ये किस में दी हुई है बेटा, एयर में दी हुई है, हमें वाटर के साथ कांटेक्ट में निकालनी पड़ेगी। लेंस मेकर फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1, आप लोगों को याद होना चाहिए 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है मेरे पास। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, R1 और R2 दोनों के लिए क्या होंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 1/25 इज इक्वल्स टू, बस अब तो वैल्यू आपको जो दी हुई है वही लिखनी है, इज इक्वल्स टू μ2/μ1 था अपने पास, जहां से आ रही है और जहां को जा रही है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 1.5 -1,
ये आपके पास हो जाएगा 1, लेट से R1 आपके पास इसकी जो बाद वाली निकाल रहे हैं, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू सम R, तो ये आपके पास हो जाएगी 2/R। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो R कितनी आएगी अपने पास? 25 सेंटीमीटर अगेन। ठीक है, ये अपने पास R आई, तो F कितनी होगी अपने पास? 12.5। बहुत बढ़िया। अब आपको बोला है कि कहाँ पर वो क्या होंगी, इमेज बनेगी? 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन वाटर, बिहाइंड द लेंस इन वाटर। ठीक है, सब में बिहाइंड द लेंस इन वाटर तो बन ही रही है। वो हम कैसे देखेंगे? एक बार जाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे? μ2/v माइनस μ1/u। यहाँ पर अगर मैं लिखूं, अच्छा इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ये अपन को करना है यहाँ पर μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। आर हम निकाल चुके हैं। अब ये देखो, इस केस में म्यू टू क्या होगा? जब पहले वाले केस में हमारे पास म्यू टू क्या होगा? 1.5। लेट से आपकी इमेज बन रही है वी पे, ठीक है, आ कहाँ से रही है? इन्फिनिटी से, तो यू कितना हुआ? इन्फिनिटी। यू म्यू वन कितना हुआ? 1, और म्यू टू माइनस म्यू वन 1.5 माइनस 1 कितना हुआ अपने पास? 0.5 अपॉन में आर कितना है? 25। ये अपने पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगी? 1.5 v माइनस 1 अपॉन में इंफिनिटी बराबर 1.5 माइनस 1 विच इज 0.5 अपॉन में 25। एक इक्वेशन आपके पास अभी ये आ जाएगी। अगली के लिए हम क्या करेंगे? अपना म्यू टू चेंज हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा 4.3 वाला, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास? 1.33/v1 माइनस 1.5/v। अब ये उसके लिए इमेज होगी, जो इसकी इमेज है वो उसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? 1.33 किस में पुट करनी है हमें? इसके लिए v1 लिख दिया, माइनस μ1 इस बार कितना होगा अपने पास? 1.5। u कितना होगा? जितना हमारा इससे आया है, तो उसको मैं क्या लिखूंगी? v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो मतलब 1.33 माइनस 1.5/r। ये हमारे पास होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 49 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, हाँ 50 दिया हुआ है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? सी। तो बच्चों इसी श्रृंखला में जो अपना अगला सवाल है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। अच्छा, इसमें आपको ये सेपरेशन दिखाई नहीं गया, ये आपका सेक्शन दूसरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर क्या होंगे अपने? ठीक होंगे, एक से ज्यादा सही होने की संभावना है। A slab of dielectric constant K is then inserted between the planes of the capacitor। ठीक है, इसमें आपको क्या किया है? एक दो प्लेट्स लिए, कैपेसिटर लिया है, पेन नहीं वर्क करा, कैपेसिटर लिया है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, उसको क्यू चार्ज दिया है। तो चार्ज क्यू कौन सा बेटा? ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब आपने एक कैपेसिटर को चार्ज दे दिया, उसको चार्ज कर दिया, तो उसका चार्ज प्लेट्स पे क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि अब ये चार्ज कहीं पर जा नहीं सकता। तो आपने क्या बोला इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन इज डी। आपने इसको डेल वी से क्या किया? चार्ज किया। तो इनके अंदर अभी क्या है? डेल वी नहीं है ना, सिर्फ वी दिया हुआ है आपको, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? वी लिख लेंगे बस। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हो गई मुझे। इसको पूरे के वी पोटेंशियल से आपने इसको क्यू चार्ज इसको दे दिया है। देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद अब क्या हुआ? अब आपके पास बस कैपेसिटर है जिसकी सेपरेशन है डी और जिसपे चार्ज अभी भी क्यू है।
ठीक है। अब आपको बोला हुआ है इज कनेक्टेड स्लैब प्लेट कंप्लीटली इफ क्यू ई डब्ल्यू डिनोट रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, जो चेंज नहीं होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, ई जो इसमें दिया है वो आफ्टर द स्लैब इंसर्टेड के बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपसे आपको क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, और आपको ये इक्वेशंस पूछी हुई हैं। ठीक है, पहले वाले केस में मेरे पास क्यू क्या होगा बेटा, क्यू क्या होता है मेरे पास, सी वी, सी क्या होगा अपने पास, सी लिखूं मैं, फर्स्ट सी लिखूंगी C1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो क्यू क्या होगा, C1D सॉरी C1V, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी। यस और नो, ये आपके पास आया पहले का चार्ज। दूसरे केस का चार्ज क्या आएगा आपके पास, C2 इंटू V2। यस और नो, ठीक है, C2 आपके पास कितना है, यहाँ से देखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन बाई में डी, ये तो आपके पास आया C2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर C2 की भी बात लिख दूं तो C2 क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। यस और नो, क्या मैं सही बोल रही हूँ, ये आ गया डी, और इसके बाद इनटू में वी डैश। ठीक है, ये आपका हो गया नया वी। 2 सेकेंड रुको, आज पेन की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे होता तो नहीं था। ये सी के केस में नहीं आएगा, क्यू के केस में जब हमें लगाना होगा उस टाइम पर हम लिखेंगे यहाँ पर वी डैश। अब क्यू दोनों केस में सेम होगा तो मैं इनको इक्वल कर दूं तो ये क्या आएगा बेटा, बाद वाला और पहले वाला क्यू क्या होगा, सेम होगा, अपॉन डी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट के वी डैश बाई डी। क्या ये बात क्लियर है, यहाँ से आपके पास वी डैश क्या आया बेटा, वी डैश आया आपके पास v बाई के। क्या ये बात क्लियर है, अगर v डैश आया मेरे पास v बाई के, तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद की है, बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखूंगी मैं, v डैश बाई डी, बाद का पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन तो सेम ही रहेगी, v डैश के आपके पास v बाई के इंटू डी। तो एक तो अपना ये सी ऑप्शन सही हो गया। यस और नो, अगर मुझे क्यू लिखना है तो मैं क्यू क्या लिखूंगी, क्यू मैं लिख चुकी हूँ ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी, और इधर क्या लिखा है, ये दोनों ही क्यू के लिए सही है मेरे पास। हमें किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, के की टर्म्स में दिया हुआ है, वो वाला निकालेंगे तो के ए एप्सिलॉन नॉट, अच्छा वी डैश बाई डी को क्या लिखूंगी यहाँ पर ई, इसको ई लिख सकते हो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें आपके पास एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, अच्छा ये आपके पास v बाई डी दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि ये v तो पहले का v है। यहाँ पर हमारे को अगर k नहीं होता, अगर k नहीं होता तो मेरा ये सही हो जाता, या फिर यहाँ पर v डैश होता तो मेरा सही हो जाता। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इस पे चलता है, इसमें मैं क्या लिखूंगी, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल क्या होगा मेरा, हाफ q स्क्वायर बाई c। यस और नो, हाफ, इसके लिए मैं u फाइनल क्या लिखूंगी, हाफ q स्क्वायर बाई c इंटू 1 बाई के, तो इसको u फाइनल माइनस u इनिशियल अगर मैं सीधा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ q स्क्वायर बाई c 1 बाई के माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर के सी आ जाएगा ना फाइनल वाले में। ठीक है, इस टर्म्स में आपके पास आंसर आएगा, क्यू को अपन रिप्लेस कर लेंगे, किससे रिप्लेस करें, के वाले टर्म नहीं आ रही ना, हाँ इससे रिप्लेस कर लेंगे। तो इससे जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर, अच्छा और इन्होंने सी को भी रिप्लेस किया है, पूरा क्यू स्क्वायर बाई सी रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा सी होगा। यस और नो, जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मेरे को क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आएगी, बहुत बढ़िया। इसमें आपके पास पर ये 1 बाई के माइनस 1, अच्छा ये नेगेटिव होता तो ये आंसर भी ठीक होता, पर ये नेगेटिव नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा 1 बाई के माइनस 1, इसीलिए ये मेरे पास गलत हो गया। क्या ये बात सही है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंसेस r1 एंड r2, सबसे
चिंदी सवाल, हमें अपना सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ पता है। लेट्स से ये अपना सॉलिड स्फीयर है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पहले आर के प्रोपोर्शनल होती है। किससे लिखो इसको, E इज प्रोपोर्शनल टू आर, बाद में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यस और नो, यहाँ पर होती है आपकी मैक्सिमम। अब आपको क्या दी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस इज r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ठीक है। अब आपको r1 भी r से छोटा दिया हुआ है, तो जब आपने देखा अगर यहाँ पर अपने पास एफ r1 है, r1 आपको r से छोटा दिया हुआ है तो r1 के प्रोपोर्शनल होगा, और r2 भी आपको r से छोटा दिया हुआ है तो वो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूं एफ r1 इट विल बी प्रोपोर्शनल टू r1, ठीक है। और अगर मैं एफ r2 लिखूंगी तो वो भी प्रोपोर्शनल होगा r2 के। तो एफ r1 अपॉन में एफ r2 क्या आएगा बेटा, r1/r2। ये फंक्शन ऑफ r1 वैसे दिया हुआ है आपको, ठीक है। एट पॉइंट r1 एट पॉइंट r2 आपको दिया हुआ है, एफ के लिए यूज किया फील्ड के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आपका देखते हैं बी ऑप्शन, r1 और r2 दोनों r से बड़े हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे r² के। तो वो आ जाएगा आपके पास r2²/r1²। तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं, r1 बड़ा है आपका, r2 भी बड़ा है, तो वो तो अगर वो सही है तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर आपका r1 तो ए और बी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सही है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट P इज I0, ठीक है। एट पॉइंट P आपको क्या दी हुई है, I0 दी हुई है। when the sound reaches this point directly and in same phase from two identical source S1, इसका मतलब लेट से ये आपका सोर्स S1 है, ये आपका सोर्स S2 है। जब लाइट यहाँ पर पहुंच रही है वो मैक्सिमा बना रही है, मैक्सिमा पे आपको भी पता है कि इंटेंसिटी कितनी होती है, इन्होंने दी I0 हुई है। अगर मैं इसकी भी I मान लूं, इसकी भी I मान लूं, तो I0 विल बी इक्वल्स टू 4I। क्या ये बात सही है? ठीक है। द पावर ऑफ S1 इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 64%। अगर रिड्यूस्ड बाय 64% कर दिया मतलब बचा कितना, 32%। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन S1 and S2 is varied continuously. The maximum and minimum intensity recorded at pair नाउ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम सच दैट, ठीक है। आई मैक्सिमम क्या होगा बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। आई मैक्सिमम अपने पास होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना होगा अपने पास, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये लो, और आई मिनिमम क्या होगा, इसको किसके टर्म्स में लिखना होगा, I0 के टर्म्स में। बस ये हमारे काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। √I1 माइनस √I2 विल बी इक्वल टू आई मिनिमम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब दोनों, अच्छा आई जो हमारा आई होगा वो अब कितना हो चुका होगा, 0.32। आपने बोल दिया ना रिड्यूस्ड बाय 64%, तो अब क्या होगा वो 0.32 आ जाएगा। मतलब मैं इसको सॉरी 0.36, माय बैड। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से हम इसको, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो P डैश आपकी पावर नहीं क्या हो जाएगी, 36P हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इस तरह से हम इस सवाल को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। आगे चलें, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कन्फाइंड विद इन ए सिलेंडर बाय ए स्प्रिंग। ये आपको दिया हुआ है, आपको इसमें बोला हुआ है मोनोएटॉमिक गैस यहाँ पर भरी हुई है, स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4। ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दी हुई है। एक बार के लिए हम क्या मान के चलते हैं, ए, ठीक है। इनिशियली द गैस इज एट 400 केल्विन, T1 दिया हुआ है 400 केल्विन, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको बोला एंड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ, सारा कुछ लिखते जाओ,
meter cube and the spring is in relaxed position. The gas is heated by an electric heater for some time. During this time the gas expands and the piston moves out by a distance of 0.1 meter. अच्छा यहाँ पर अगर इसको हीट दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन को धक्का देगा, पिस्टन को धक्का देकर वो बोल रहा है कि 0.1 मीटर क्या कर चुका है, पीछे ले जा चुका है. द स्प्रिंग कनेक्टेड टू द रिजिड वॉल इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. फोर्स तो लगाएगी ना, बट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के भी दिया हुआ है, बहुत सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको. अभी देखते हैं क्या करते हैं. एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 रेज़ टू द पावर पी नॉट भी दिया हुआ है 10 की पावर 5. देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस आपसे पूछा हुआ है. बहुत बढ़िया. एक तो मैं इसमें ये कर सकती हूँ, इसके लिए इक्वेशन लगाऊं अगर, तो मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर क्या लगाऊंगी, ये देखो इस पे पी ए तो लग रहा होगा ऐसे, है ना, ये धक्का दे चुका है तो के एक्स भी लग रहा होगा ऐसे, और इधर से क्या लग रहा होगा अपना गैस का प्रेशर इनटू एरिया, इधर से क्या लग रहा होगा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और ये इसकी वजह से के एक्स. क्या ये बात सही है? तो मैं क्या लिखूंगी, पी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकती हूँ पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस के एक्स. एक तो ये इक्वेशन आगे मेरे पास, न्यूमेरिकल वैल्यूज हम क्या करेंगे बाद में पुट करते रहेंगे. ठीक है. अब आपको ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डॉट डीवी, वर्क डन पूछा हुआ है आपको इसमें. ठीक है. फाइनल टेम्परेचर एक बार देखेंगे अपन. फाइनल टेम्परेचर अपन कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स कंजर्व करके भी निकाल सकते हैं ना. P1 V1 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2. क्यों? क्योंकि आपको P भी पता है, पहले का बाद का. सही कह रहे हैं? हाँ एकदम. तो ये अपन, ये सारी चीजें अपन को क्या है यहाँ पर पता है, बट अपन पहले क्या करेंगे, P डॉट डीवी कर लेंगे. ठीक है. अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे करना है P डीवी. जैसे जैसे वॉल्यूम अपना चेंज होता जाएगा. P के अपने पास, ये अपने यहाँ पे ओन ए नॉट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा. हाँ, P के अपने पास P नॉट ए प्लस के एक्स अपॉन में ए इंटू डी वी. ठीक है. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा P नॉट डी वी, तो ये आएगा आपके पास P नॉट डेल्टा वी प्लस ये क्या आएगा आपके पास के एक्स बाई ए हाफ, ये आपके पास आ जाएगा इंटू ए डी एक्स. कर देती हूँ मैं इसको. इसके टाइम पे जब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगी तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए डॉट डी एक्स. यहाँ पर आया, मान लो इस पोजीशन पे बात करें डी एक्स इंक्रीज हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा डीवी को मैं लिख सकूंगी ए डॉट डी एक्स. जब मैंने इसको ए डॉट डी एक्स लिखा तो ए से कैंसिल हो गया और ये डी एक्स आ गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. क्या ये बात सही है? क्या हम ये कर चुके हैं? हमें किसके टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, वर्क डन बाय गैस इन एक्सपेंडिंग इज 50 जूल्स. वर्क डन का अपन को 50 जूल दिया हुआ है, तो हमें बस यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है. पी नॉट की पावर 10 की पावर 5 इंटू डेल वी आपके पास क्या आएगा 0.1 इंटू एरिया. ठीक है. ये आपके पास डेल वी आ जाएगा, और आपको के की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर कितना दिया है, जब इसको आपने लिमिट्स पुट करोगे तो 0 से लेकर 0.1 आपने अपना एक्स क्या किया, इंक्रीज किया. तो ये वैल्यूज आप रख के आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा. हीट सप्लाइड अगर आपसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, वही अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे. क्या लगाएंगे, गिवन एनर्जी इज इक्वल्स टू U प्लस डब्ल्यू. यहाँ पर आपको हीट सप्लाइड पूछिए तो इंटरनल एनर्जी का हम कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर चेंज देखकर. और W कैसे निकालेंगे, W हम इसमें निकाल चुके होंगे. टेम्परेचर चेंज कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ. कैसे, P1 V1 बाई T1 मोल्स कंजर्व करके इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2. ओके, बहुत बढ़िया. अगर अगले सवाल की तरफ बढ़े तो वो हमसे क्या बोल रहा है, A particle of mass m is located in a one dimensional potential field. आपको potential field के लिए दिया हुआ है आपको इक्वेशन, और आपको बोला which of the following statement is or are correct. ठीक है. सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर दी हुई है तो हम यहाँ से फोर्स के लिए बात कर सकते हैं. फोर्स को क्या लिखेंगे, माइनस डी यू बाय डी एक्स. ठीक है. इसको अगर मैं खोल लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट कॉस ए एक्स. जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप x के साथ तो आपके पास क्या आएगा, ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. ये आपके पास cos ax का एक आएगा माइनस
ये माइनस और यहाँ वाला माइनस, तो टोटल बचेगा कितना आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस ए म्यू नॉट कॉस ए एक्स। क्या ये बात क्लियर है? सॉरी सॉरी, यहाँ पर म्यू नॉट साइन ए एक्स, ये आपके पास क्या आ गया फोर्स। अब ये आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल, आपने बोला है पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं हुआ है कि हमारे पास स्मॉल ऑसिलेशन है, ये रहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम इसको क्या लेकर चलेंगे, साइन ए एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए एक्स से, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ए u naught into ax. Why? Because I can write sin ax as ax simply. Is that clear? अगर मैंने sin ax को ax लिख दिया है तो यहाँ पर f is equals to अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, गौर करने वाली बात है, माइनस a नॉट u square into x, which means f is proportional to minus x. यहीं से हमें प्रूव हो जाता है। अगर इसको मैं और तोड़कर लिखूं तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन के इक्वल लिखूंगी तो मैं यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यू नॉट एक्स अपॉन में m, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि x के प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा एक्सेलरेशन माइनस x के प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यस मैम। द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज x इज इक्वल्स टू 0, ये अभी देख लेते हैं। जब हमने f की बात करी तो यहाँ पर क्या आगे कोई टर्म आया, अगर इंटीग्रेशन होता तो फिर भी शायद हम यहाँ पर प्लस के लगा देते, प्लस सी लगा देते, बट यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन करके अपना फोर्स निकाला है, कोई भी हमारे पास आगे टर्म नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसे कंपेयर करना चाहें तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट के परिवेश में अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये किसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड हमें भी देखेंगे वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि कोई और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये हो गया मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ओमेगा। मैंने एक्सेलरेशन निकाल चुकी हूँ, मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यू नॉट बाई m। क्या ये बात क्लियर है? ये मेरे पास ओमेगा आने के बाद मुझे और कुछ भी नहीं करना है, टाइम पीरियड में ओमेगा को पुट कर देना। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मैंने यहाँ पर इसको रखा तो ये सीधा सीधा आ जाएगा m अपॉन में u नॉट, और a स्क्वायर है तो मैं a को बाहर ले लिया तो ये आया 2 पाई बाय a, यही सेम सेम सी आंसर है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पहले निकाल चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू a म्यू नॉट बाई m। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इसके सारे ऑप्शंस हमारे पास क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो अपने पास है वो कुछ कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास। आपको फ्लिंट ग्लास दिया गया है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया आपको 1.6, और इसको एयर में प्लेस किया है। ठीक है भाई, फ्लिंट ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, म्यू दिया है 1.6, और शायद आपको ये बोला हुआ है इक्विलेटरल भी है, तो इसका मतलब इसका ए क्या है 60 डिग्री है, और आपने उसको एयर में रखा है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 1 में रखा है। अब आपको बस और कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूले में आपको पुट करते जाना है, चारों ऑप्शंस चेक करना है। अब ये मैं आपसे नहीं करवाऊंगी। द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन के अपने अगर फॉर्मूला लिखें तो डेल मिनिमम क्या होगा, पहले तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। डेल मिनिमम क्या होता है बेटा, डेल मिनिमम क्या होता है, डेल मिनिमम अपने पास होता है 2i माइनस ए, ये अपन को क्लास में करवाया। ठीक है, उसके बाद अपन को ये भी करवाया, अगर मैं स्नेल्स लॉ के साथ साथ थोड़ा चलूं तो मैंने ये देखा है, क्या बोलूंगी मैं इसको, म्यू1 जो कि आपके पास क्या एयर, ठीक है, ये जो म्यू1 आपके पास, ये आपके पास क्या है एयर। ठीक है, इसके साथ अपन अब जब करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखना चाहूंगी, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ मिटा के, आराम से लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ से मैं कि साइन आई बराबर म्यू साइन आर। इसके इसमें अपने पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हम क्या लेंगे इसको a/2, यस और नो। ठीक है, तो हमने इसको लिया a/2, यहाँ पर अगर आपके पास 1 था जो हमने उसमें लिया, तो यहाँ से आपको जब म्यू के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में
साइन ए बाई 2। अब आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आएगा, साइन आई के लिए क्या आएगा यहाँ पे, डेल मिनिमम आई के लिए लिखना चाह रहे हैं प्लस ए अपॉन में व्हाट 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, और एक अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यूज पुट करने और आंसर निकालना है। द रे सफर्स ए मिनिमम डेविएशन इफ इट इज इंसिडेंट एट एंगल 53। तो आपके पास आई बता दिया, ठीक है, और आपको क्या बता दिया, मिनिमम डेविएशन आपको इस केस में निकालना है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? इसमें रखेंगे मिनिमम डेविएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, म्यू दिया हुआ आपको कितना 1.6 बराबर साइन मिनिमम डेविएशन लेट्स से इट इज x प्लस ए कितना आपके पास 60/2 और साइन 30, साइन a बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना होगा 1/2। तो ये आपका इधर आ जाएगा 2, ठीक है। इसको जब ऑल सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.8 इज इक्वल टू साइन x प्लस 60 अपॉन में 2। क्या ये बात क्लियर है? जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका x निकल के कितना आएगा, मिनिमम डेविएशन आएगा, वो कितना आएगा हम ये सॉल्व कर पाएंगे। इससे तो आएगा आपके पास मिनिमम डेविएशन। इसी मिनिमम डेविएशन को फिर यहाँ पर पुट करेंगे हम, यस और नो। मिनिमम डेविएशन को जो x आया आपके पास इसको यहाँ पुट करेंगे, डेल मिनिमम इसको इक्वल टू लिखेंगे 2i माइनस 60। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो। तो वो i आपके पास निकल कर आएगा 53 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछा द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द रेज 46 डिग्री। अगर वो सही तो ये गलत हो गया। इफ प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, अब आपके पास यहाँ जो आपने म्यू लगाया था ना वो 4/3 है, सॉरी यहाँ वाला म्यू 4/3 जो हमने लिखा था म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन ए बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो उसमें आप करोगे तो फिर आपको वापस डेविएशन निकालना है, डेविएशन तो सीधा इसमें डेल मिनिमम निकालना है। इस तरह से आपको चारों ऑप्शंस चेक करना है। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। अगला अपने पास है इन अ पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का क्वेश्चन है द करंट आई वेरीज विद अप्लाइड बायसिंग वोल्टेज एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है भाई सीधा लिख लेते हैं, हमें तो बस दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ये क्वेश्चन देख के मुश्किल लगता है बट ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इवन कैलकुलेटर भी आपको पेपर में दिया हुआ है, आपको बस कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। वेर आई नॉट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर लिखते जा रही हूँ मैं, 5 × 10⁻12, ठीक है, ई की पावर, अब आपको और क्या क्या दिया हुआ है, ई की पावर आपको दी हुई है क्यू, क्यू यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19, यस और नो। अब आपको बोला द फॉरवर्ड करंट इज अप्रोक्सीमेटली इतना फॉर ए फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.6 वोल्ट, तो इसके अंदर हम कितना ले लेंगे 0.6 अपॉन में KT, K क्या है यहाँ पर बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1.38, कितनी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 -23, ये आपके पास होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये लिख दी मैंने 1.83 इंटू 10⁻⁻23 इंटू आपके पास टेम्परेचर कितना दिया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन -1। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको निकालना है और चेक करना है कि वो 59.5 है या नहीं, बस अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करना है आपको, यस और नो। अगला क्या, द करंट इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली बाय 2.75 इफ द बायसिंग वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 0.6 टू, अगली बार कैलकुलेटर में क्या करना है 0.6 की जगह 0.7 रख देना और यहाँ पर जो आई आए उसको इसमें से माइनस कर देना। लेट्स से दिस इज I1, तो यहाँ पर आपकी I2 कितनी होगी, I2 कितनी होगी, एज इट इज ये रखेंगे 5 × 10⁻⁻12 ई की पावर 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 0.7, इस बार 0.7 आ गया, और 1.83 10⁻⁻23 इंटू 300-1। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ से जब आपके पास, आपको सेकंड केस में क्या निकालना है, I2 - I1 और आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से हम सेकंड देखेंगे। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 435। अच्छा, इसके लिए हम क्या देखते हैं ना, इसके लिए अगर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, जो हमारे पास
ये पूरी चीज दी हुई है, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? ये भी थोड़ा सही नहीं बना है। इस तरह से। तो रिवर्स यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, जब आपने बायसिंग रिवर्स कर दी, नेगेटिव में कर दी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, अचीव हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था, चेंज इन रिवर्स बायस करंट व्हेन बायसिंग वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम -1 टू -2 वोल्ट हैपेंस टू बी प्रैक्टिकली 0, जो कि हमें पता चल रहा है। क्या ये बात सही है? तो डी ऑप्शन इस तरह से हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ हम अपना एनएसईपी का ये वाला साल समाप्त करते हैं। हमने इसमें क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें फॉर्मूलेज टिप्स पे होने चाहिए, हमें पूरा कवरेज देना है, हमारे से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत जगह आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, बट क्वेश्चन की हेल्प से आपकी एक और नॉलेज टेस्ट करी गई, जो क्या थी कि आप कितना मेमोराइज कर पाते हो। जैसे लाइमन वाली थी, अपने पास अल्ट्रा वायलेट रीजन दिया हुआ था, तो हमें वो चेक करते रहना है, वो हमें कॉन्स्टेंट एक रिमाइंडर होना चाहिए दिमाग में कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हम उसका कैसे कैसे प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे एग्जामिनर हमसे वो चीजें पूछ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।